हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? इसका आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय वो पहले लीडर थे जिन्होंने 1934 में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी थी। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट लीडर थे जिन्होंने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट में भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। जो आपके भीमराव अम्बेडकर हैं, वो एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इनका थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हम लोग एनी बेसेंट को होम रूल लीग के लिए जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाय क्रिप्स मिशन। इसका आंसर क्रिप्स मिशन है, जो 1942 में इंडिया में आया था और इन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी बाय पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड मेंबर्स। लेकिन कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, और उसके बावजूद भी ये लोग इंडिया को बस एक डोमिनियन स्टेटस देने वाले थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी। इस वजह से जो दोनों पार्टीज़ थी मेजर, चाहे वो मुस्लिम लीग हो और फिर चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, दोनों ने ही इस मिशन के सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। जो आपका साइमन कमीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, जो कि 1928 में इंडिया आया और इसका बॉयकॉट हुआ। फिर उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। यही इसी साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जिसमें साइमन कमीशन के सारी रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? नॉट अ मेंबर, हमको इन वर्ड्स पे ध्यान देना होता है। तो आपका जो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, उसमें कुल 3 मेंबर्स थे। पहले पेंथिक लॉरेंस, दूसरा ए बी एलेक्जेंडर और तीसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स। विलियम वुड इस मिशन के पार्ट नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू डिसाइड allotted members seat in each province, one representative was in ratio to which population? इसका आंसर है 10 लाख। जो कैबिनेट मिशन प्लान था आपका, उसने ये डिसाइड करा कि इंडिया में पर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्रिएट की जाएगी, और इस तरीके से जो टोटल सीट बनकर आई वो 389 सीट्स थी आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन फिर क्या पार्टीशन होता है इंडिया का, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 सीट्स बच जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? नहीं। क्रिप्स मिशन? नहीं, इसको तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात इसमें नहीं थी। जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसका जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था, जो कि 1946 में इंडिया आया था। और अभी हमने उसके तीनों मेंबर्स देखे थे पिछले क्वेश्चन में, सर पेंथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर, और तीसरे मेंबर कौन थे वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन? इसमें बात हो रही है अनाउंसमेंट की, फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है। तो इसका आंसर होगा 24 अगस्त 1946। तो ध्यान रखना है कि जो अनाउंसमेंट हुआ वो हुआ 24 अगस्त 1946, लेकिन जो अल्टीमेट फॉर्मेशन हुआ वो 2 सितंबर 1946 को हुआ। इस डेट को आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who of the following was not the member of interim national government formed in August 1946? ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है एस राधाकृष्णन। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसके पार्ट नहीं थे। आपके सी राजगोपालाचारी, ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे इन द इंटरिम गवर्नमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और जो जगजीवन राम थे वो इंटरिम गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर के पद पर थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन
इस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे। अब एक बार हम अपना फर्स्ट कैबिनेट देख लेते हैं जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर बनाया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक्सटर्नल अफेयर्स को देख रहे थे। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल होम अफेयर्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। असफ अली रेलवे मिनिस्टर थे। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। सी एच भाभा कॉमर्स मिनिस्ट्री को देख रहे थे और जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज को देख रहे थे। और ऐसे करके इसमें ये गलत दिया हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर अभी हमने देखा कौन था फर्स्ट कैबिनेट में, वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड। इसका आंसर है बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो असल में जो इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वो डायरेक्ट नहीं था, वो था इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन। और उन इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट किन लोगों ने करा, वो मेंबर्स, वो लोग जिनको आम जनता ने, जिनको डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुना गया था असेंबलीज में, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने जो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सीटिंग हुई थी आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको हेड करा। लेकिन फिर उसके बाद अगली सीटिंग में जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग हुई थी और इसी दिन गठन भी हुआ था हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। इस क्वेश्चन में बात हो रही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, इसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रस्तुत करा था और जिसको अल्टीमेटली 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जब आप इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही सिमिलर है हमारे वर्तमान समय के प्रियम्बल से, जैसे कि सॉलमन रिजॉल्व, इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, फिर उसके बाद अ यूनियन ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑल पावर एंड अथॉरिटी आर डिराइव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, वोकेशन एसोसिएशन एंड एक्शन। तो ये सारी चीज़ें अब आपको वर्तमान समय के प्रियम्बल में भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश करा था, इसने हमारी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इन्फ्लुएंस किया और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमको देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है हमारे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दोनों लगभग बहुत ही सिमिलर हैं। इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज और आर करेक्ट। हमको बताना है करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, अभी जो हमने पिछले ही स्लाइड में देखा, रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू विच वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन विच डेट, ऑन विच डेट, अभी वो पिछले ही क्वेश्चन में था 22 जनवरी, ओके, 22 जनवरी। लेकिन इसको प्रेजेंट कब किया गया था, वो 13 दिसंबर 1946 में, और इसको 1947 22 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल, बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है उसका। फिर उसके बाद द प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये भी सही है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड एंड डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या लिखा गया है कि ये देखिए आप, ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि द पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड एंड डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों बातें सेम ही हैं। फिर उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, नहीं ऐसा नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में कौन होता है? प्रेसिडेंट। और उनको कौन इलेक्ट करता है? इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो इनका डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता है, मतलब फोर्थ गलत है। फोर इसमें है, फोर इसमें है, फोर इसमें है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आप खाली सेशंस की बात करेंगे तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशंस हुए थे और टोटल 165 डेज तक मीटिंग्स हुई थी। लेकिन इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, ना ए है, ना सी है, ना बी है और ना ही डी। लेकिन कमीशन ने, जो आपका आयोग है, उनने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी 12। अब ये कैसे, हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं। जो आपका फर्स्ट सेशन हुआ वो हुआ 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। आपका जो सेवन्थ सेशन हुआ, अब इसको आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे लंबा चलने वाला सेशन है, जो कि 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 8 जनवरी 1949 को ख़त्म हुआ। ये आपका लॉन्गेस्ट सेशन था। फिर उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, आपका ये लास्ट सेशन है, 11th सेशन और फाइनल सेशन, जो कि 14 नवंबर को शुरू हुआ 1949 में और 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बार लास्ट टाइम मिलती है, किस लिए? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसको साइन करने के लिए। तो हो सकता है कि कमीशन ने इसको भी एक सेशन मान लिया और इसलिए उन लोगों ने उसको 12 कंसिडर करा। तो अगर हम इसको भी माने तो फिर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन सी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इसका सीधा सा आंसर है बी एन राव। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे और इन्होंने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट को प्रिपेयर करा था। ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके चेयरमैन थे। और के मुंशी भी, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी किसी कमेटी के ही चेयरमैन थे। तो बी एन राव, जिन्होंने हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसका आंसर है बी एन राव। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इसका आंसर है 14 नवंबर 1949, जो कि 14 नवंबर 1949 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चला और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लास्ट सेशन भी था। ठीक। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3 रीडिंग्स हुई, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। जो सबसे लंबे समय तक चली वो थी सेकेंड रीडिंग, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज एक एक आर्टिकल को और एक एक प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कस किया गया, उसके ऊपर डिबेट्स हुई। फिर उसके बाद जो आपकी थर्ड रीडिंग थी वो 14 नवंबर से शुरू हुई और 26 नवंबर तक चली और इसी डेट को आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट भी कर लिया गया। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन, अभी हमने देखा 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमने इसको अडॉप्ट करा और 26 जनवरी 1950 को इसको अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया बन गया एक रिपब्लिक और इसीलिए हम 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following event and arrange these in correct chronological order starting from
अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। ओके, सो अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट की गई थी। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया गया। डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, कमेंसमेंट इसमें था अडॉप्शन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हमने 2015 से शुरू करा था सेलिब्रेट करना। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ फर्स्ट मीटिंग, तो 4 सबसे आगे आएगा, ये गलत ये गलत। उसके बाद आएगा 4 सबसे आगे आएगा, उसके बाद आपका आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सेकंड, दोनों में ही सेकंड नंबर पे फर्स्ट है। फिर उसके बाद आपका आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड यानी कि थर्ड, सॉरी सेकंड, ये आएगा थर्ड नंबर पे। सो 412 ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो कांग्रेस है उसको डिसबैंड कर दिया जाए आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि जो कांग्रेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, वो अचीव हो चुका है और अब हमें कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस। ये आइवर जेनिंग के शब्द हैं। आइवर जेनिंग का ऐसा मानना था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं, जो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन लोगों ने नेशनलिस्ट रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए जो आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इमोशंस हैं उनको सप्रेस किया, उनको कम जगह दी कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा आइवर जेनिंग्स का मानना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ऐसा ऑस्टिन ने क्यों कहा होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, उसमें बड़ी मात्रा में, मतलब मोस्ट पीपल आर एसोसिएटेड विथ कांग्रेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस एक एक पार्टी के मत को दिखाती है, क्योंकि उस टाइम की जो कांग्रेस थी वो एक अम्ब्रेला बॉडी थी और उसमें समाज के हर वर्ग से लोग थे, हर एक एरिया से इंडिया के उसमें लोग थे, इसलिए ये एक ऐसी बॉडी थी जो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करती थी। लेकिन फिर भी इसमें अधिकतर जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड थे, इसलिए ऑस्टिन ने कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसका बहुत ही सीधा सा आंसर है 15 मेंबर्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 15 वुमेन मेंबर्स थी, और आप देख भी सकते हैं ये सारी मेंबर्स थी, जैसे अमू स्वामीनाथन, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर जो कि हमारी फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर बनी। फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में। फिर उसके बाद सुचिता सुचेता कृपलानी जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी इंडिया में किसी स्टेट की, उत्तर प्रदेश की। फिर उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी आगे चलकर यूएन जनरल असेंबली की 1953 में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।